नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में पुनः वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, मालेगांव बम धमाके के मामले में जब से फैसला आया तब से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और महाराष्ट्र एटीएस की पूरी जांच पड़ताल इस वक्त कटघरे में खड़ी है। और फिर सर उनका अपना एक पूर्व अधिकारी जो आरोप लगा रहा है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जो मेन कल्प्रिट थे उनको जाने दिया गया और निर्दोषों को फंसाकर एक नई कहानी घड़ी गई किसी के दबाव में। अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पूर्व अधिकारी है, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं और उसकी बहादुरी, मैं उसको बहादुरी और शौर्य दोनों कहूंगा कि वो अवांछित दबाव में नहीं आया। उस पूर्व एटीएस अधिकारी का नाम है महबूब मुझावर। मैंने उसका वक्तव्य कम से कम 11-12 बार सुना, पढ़ा और समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा। क्या उसकी भाव भंगिमा, उसकी बातचीत, उसके तौर तरीके और उसका जो अंदाज में गुफ्तगू और बयां है, क्या कहीं भी आपको कोई झूठ या फरेब दिखाई पड़ रहा है? उसने कम से कम पूरे वक्तव्य में 3-4 बार कहा कि मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा, मेरी अंतर आत्मा गवाही नहीं दे रही है और मैंने वो नहीं किया जो कि कहा गया था। पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, और चूंकि मुझे इन सब बातों का बहुत अनुभव है, मैं आप और आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो विवेचक थे, एटीएस महाराष्ट्र के अधिकारी थे, उन्होंने दबाव डाल करके इन्वेस्टिगेशन की दिशा और दशा न सिर्फ बदलने की कोशिश की, और देश के पीठ में चाकू घोंप करके विश्वासघात तक किया। मैं जब शब्दों का चयन कर रहा हूं, सोच समझ के कर रहा हूं कि आपने काले को सफेद करने की कोशिश की, सफेद को काला करने की कोशिश की, आपने भगवा आतंकवाद की एक नई परिभाषा तैयार करने की कोशिश की। और हम आ जाते हैं कि इस बहादुर अफसर महबूब मुजावर के ऊपर, और मैं कुछ समय लूंगा आपकी अनुमति से, क्योंकि इस अफसर ने यह कहा कि सबसे पहले इसका चयन किया गया क्योंकि इसने इस अपने करियर में बड़े शानदार काम किए थे, इसकी बहुत अच्छी आम शोहरत और ख्याति थी, और इसीलिए इसको पिकअप किया कि तुम मोहन भागवत को जा करके ले आओ, मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। और मोहन भागवत को ही नहीं, जो नाम प्रचलित हो रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को भी ले आओ। और इस तरीके का जब षड्यंत्र चल रहा था, इंद्रेश जी का भी नाम आ रहा था। अब जो इसने बताया, इस अधिकारी ने कहा कि मुझे कर्मचारी 10-11 कर्मचारी दिए गए एटीएस के, और मुझे भेजा गया कहां? भोपाल, इंदौर, लातूर। और सीक्रेट सर्विस एक गोपनीय फंड होता है ऐसे संवेदनशील विभागों में जैसे एटीएस है, इस तरीके के गोपनीय काम और इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए, न कि अंजू जी धोखा फरेब और जालसाजी करने के लिए। और कितना पैसा इनको दिया गया कि तुम जाकर के खर्चा पानी करो और देख लिया जाएगा। हथियार दिया इसको, हथियार, गोपनीय सीक्रेट सर्विस फंड के पैसे, और कर्मचारी दी कि जाकर के तुम घूमो, भ्रमण करो और मोहन भागवत जी और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनको गिरफ्तार करके ले आकर के पेश करो, जिससे कि उनका टॉर्चर और उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। लेकिन भला उस अधिकारी का, इस अधिकारी ने साफ मना कर दिया। महबूब मुजावर, मैं बार बार नाम लूंगा महबूब मुजावर का, क्योंकि इन्होंने एक मिसाल कायम की थी। अगर इन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से अगर मना नहीं किया होता तो आज किस्सा दूसरा हो जाता। नेपोलियन ने कहा था कि प्रत्येक संगठन में आधे प्रतिशत अधिकारी ऐसे होते हैं जो किसी भी नाजायज काम को करने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। लेकिन ये उस आधे प्रतिशत में से नहीं थे। महबूब मुजावर साहब इन उस आधे प्रतिशत में नहीं थे। इन्होंने सैद्धांतिक रूप से मना किया। और अब हम बात आते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, जो कम जिस पे लोगों को जानकारी है। इनके साथ भी वही हाल किया गया जो साध्वी प्रज्ञा के साथ किया गया और कर्नल प्रसाद पुरोहित जी के साथ किया गया। टॉर्चर, सस्पेंशन, नौकरी खा जाना, ये सब एटीएस विभाग ने इनके साथ किया। क्यों किया? क्योंकि इनकी जो बात नाजायज हुक्म थे, इन्होंने पालन नहीं किया। नाजायज हुक्म पालन की इतनी बड़ी सजा दी, इसने कहा मुझे आज तक अपनी पगार नहीं मिली, 6 साल से मैं दर दर भटक रहा हूं। और आपने देखा होगा कि उनकी माली हालात उनके कपड़ों से, उनके पहनाव से साफ दिखाई पड़ती है कि आज ये और इनका परिवार दाने दाने का मोहताज है। जबकि मैं उनको समझता हूं कि राष्ट्रीय हीरो होना चाहिए। एक राष्ट्रीय हीरो की तरह कम से कम आज उनकी नौकरी के जो भी उनके देय हैं, जो ड्यूज हैं,
वो उनको दिए जाएं, और ये मान के चले कि जैसे उनके ऊपर अगर कार्रवाई जबरदस्ती की गई है, इस पे निर्णय ले लें, और जब भी उनके जो ड्यूज बनते हैं उनको दें, बैक डेट से दें। और अगर उनके बारे में जो उन्होंने कहा है, जो कि मुझे तो लगता है कि सत्य है, तो शासन की तरफ से उन्हें अनुग्रह या राहत राशि भी मिलनी चाहिए। ये मेरी प्रबल संस्तुति होगी महाराष्ट्र सरकार को। अब हम बात आते हैं कि इनको टॉर्चर क्यों किया, इनको बर्खास्त क्यों किया, इनको निलंबित क्यों किया। आदमी ये होता है कि जब मौसेरे भाई दो होते हैं, दोनों चुट्टापना करते हैं, दोनों अपराध करते हैं, लेकिन दिखाई ये पड़ता है कि अगर एक भाई थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है और हमारे साथ आपराधिक षड्यंत्र में साथ नहीं दे रहा है, तो उस छोटे भाई को, दूसरे भाई को इतना रगड़ दो, मनोबल गिरा दो, प्रताड़ित कर दो कि एक तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। और अगर गलती से जैसे खुल गया, जैसे महबूब मुजावर साहब का खुल गया, तो यही कहेंगे क्योंकि साहब हमने इनको निलंबित किया, हमने विभागीय कार्रवाई की, हमने इनके खिलाफ ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई की, तो ये अपनी हताशा में, खुन्नस में, प्रतिशोध में, अपने बचाव में, पेशबंदी में ये फर्जी आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है। दुर्भाग्य से ये पुलिस की एक परंपरा रही है कि यह तो रिश्वत में, डकैती में और अपराध में साथ दो, साथ नहीं दोगे तो वरिष्ठ अधिकारी तुम्हें प्रताड़ित करेंगे और इसीलिए तब और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, जिससे कि जब अगर तुम मुंह ना खोलो, अगर मुंह खोलो तो ये कह देंगे कि साहब हमने तो चूंकि इसके खिलाफ कार्रवाई की, इसलिए प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से हमारे ऊपर, हमारे सफेद दामन के ऊपर ये कीचड़ उछाल रहा है, हमारे जी बेदाग रिकॉर्ड के ऊपर ये हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहा है। और इस तरीके की बात करके वास्तविकता ये है कि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि महबूब मुजावर जो कह रहे हैं उसमें पूरी सत्यता है। और मैं चाहूंगा सरकार से कि जितनी बातें महबूब ने कही, जो साध्वी प्रज्ञा ने कही, कैप्टन प्रसाद ने कही, अजय रहिकार ने कही, सुधाकर धर द्विवेदी ने कही, समीर कुलकर्णी ने कही, और जो रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने कही, उसके आधार पर ये सारी चीजें आती हैं एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत। और इन ऑफेंसेस के अंतर्गत एक फ्रेश अपराध पंजीकृत होना चाहिए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। और कौन करेगा? एनआईए को करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि ये मालेगांव ब्लास्ट का केस 3 एजेंसीज ने किया। शुरुआती दौर महाराष्ट्र पुलिस, फिर महाराष्ट्र एटीएस और फिर एनआईए। तो इस चीज का फालूदा न बना करके एक बार में इसकी पूरी विवेचना, पहले अपराध पंजीकृत करें, अपराध जी पंजीकृत करने के बाद एसआईटी उसकी विवेचना करे। विवेचना के उपरांत अगर आप देखें कि अगर बात बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, और इस पे भी विचार किया जा सकता है कि एक सर्विंग हाई कोर्ट जज एक जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर होती है, क्योंकि इस चीज के बारे में बहुत गहराई और गंभीरता से कार्रवाई की आवश्यकता है। क्यों अंजू जी? जिस तरीके से बिल्कुल समाज और देश की पीठ में चाकू घोंपा गया है और जिस तरीके से इन्होंने डिरेल किया इन्वेस्टिगेशन को, तो देश को जानने का अधिकार है कि ऐसे कौन से तत्व हैं, और जो तत्व हैं वो आपके सामने हैं। एटीएस का जो नेतृत्व था उसके बारे में महबूब साहब ने खुल करके ये प्रकाश डाला है, ये कहा कि ये लोग वैसे भी बहुत ही पतित किस्म के लोग थे और इनकी विचारधारा कितनी विषाक्त है और कितनी भयावह थी। ये तो अच्छा हुआ कि इनके पाप का घड़ा भर गया और देश ने इनको पहचान लिया और हर चीज बेनकाब हो गई। सर, यहाँ ये देखिए कि जो नेक्सस है, मतलब ये जितने भी आला अधिकारी होंगे सर, ये अपने आप से तो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, कहीं से तो ऑर्डर आ रहे थे। तो वो जो राजनेताओं और पुलिस प्रशासन का जो एक नेक्सस है, बड़ा जहरीला सा नेक्सस है सर, ये तो उसी का ही प्रमाण है ना, उसी का नतीजा है कि भगवा आतंकवाद जोड़ा गया। और असलियत में सर जो लोग दोषी होंगे इस मामले में, वो तो कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। अफसर तो केवल एक चीज चाहता है कि उसकी जेबें गरम होती रहें और कैरियर में उसको मालदार पोस्टिंग मिले, जहां पे उसका रिश्वत का बोलबाला और रिश्वत का व्यापार और अंधेर गर्दी चलती रहे। और उसके लिए जरूरी है कि अपने राजनीतिक आकाओं की बिल्कुल नाजायज और गैर मुनासिब मांगों को पूरा करता रहे और उन्हें पूरी करने की कोशिश की। आपका सही निष्कर्ष है, इन अधिकारियों की इतनी औकात नहीं है कि ये अपने दम पे कर सकें। तत्कालीन नेतृत्व ने, और नेतृत्व यहीं खत्म हो जाता है। आप जाइए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में जाइए, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि हमारे अरुण जेटली साहब ने कहा कि फाइल पे ये नोटिंग थी कि अमित शाह साहब जिनको की एक्यूज बनाया गया था, कि अमित शाह साहब को एक्यूज बनाओ और उनका नाम, उनसे भी कहो नाम लें कि नरेंद्र मोदी जी इसके पीछे थे। तो तब आपने आज जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनके हाथ उमेटने की कोशिश की आपने।
आपने आज इनके हाथ उमेटने की कोशिश की, साध्वी प्रज्ञा की, और साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ कर्नल जो डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, प्रसाद पुरोहित, जिनके बारे में इतनी जानकारी थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से उनका इतना विराट अनुभव था, ने उनको भी नहीं बख्शा। क्यों? अपनी स्वार्थ सिद्धि। और आपने ताना बाना एक दिन में थोड़ी बनाया। 26/11 आरएसएस की साजिश एक दिन में तो नहीं लिखी गई थी। और आपने इतना दुस्साहस करके एक ऐसा पाप किया है। मैं इसको पाप इसलिए कह रहा हूं कि नौकरी में रहते हुए आप कसम उठाते हैं संविधान की। आपने दरअसल दोनों चीजों को मटिया मेट कर दिया, पैरों तले आपने कुचल दिया। ना आपने सत्यनिष्ठा रखी, ना आपने नैतिकता रखी, ना आपने जो व्यवसायिक दक्षता होती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ने वो दिखाया। आपने बिल्कुल सफेद को काला करके और काले को सफेद करके झूठ का पुलिंदा तैयार करने की कोशिश की, जिससे कि राजनीतिक आका खुश हो जाए और आपको तथाकथित महत्वपूर्ण रिश्वत वाली पोस्ट पर आपको मिलती रहे। यही चीज आपने मुंबई में की। यही चीज आपको जब अवसर मिला आपने ये हरकतें की। तो आप देखें, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात का नाम लेने के लिए आपने अमित शाह जी की आर्म ट्विस्टिंग की। आपने अभिनव भारत नाम के संगठन, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसको पुनर्जीवित किया और ये कहा कि अब तुम नाम लेना योगी आदित्यनाथ जी का, इंद्रेश जी का और तमाम ऐसे शीर्षस्थ नेताओं का। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही था कि भगवा आतंकवाद, और भगवा आतंकवाद का नाम क्यों लें, इसके बारे में महबूब मुजाहिद ने कहा कि 90 के दशक में पाकिस्तानी चरमपंथी गतिविधियां अपने शबाब पे थी और उसको काउंटर करने के लिए, पता नहीं ऐसा पाकिस्तान प्रेम क्यों, लेकिन पाकिस्तान प्रेम तो शुरू था। आरवीएस मनी भी बहुत अच्छे लेखक हैं, पूर्व गृह मंत्री के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी पुस्तक लिखी है। उनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया था, लेकिन वो प्रताड़ित होने के बावजूद उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और देश प्रेमी होने के नाते जनता के सामने सत्य को उजागर किया। अब बात ये आती है कि ये ताना बाना बुना भगवा आतंकवाद, तो महबूब साहब कहते हैं कि तब जो 90 के दशक में पाकिस्तान एक जननी हो गई चरमपंथियों की, एक जिहादी माइंडसेट के लोगों को पैदा करने में, जिहादी आउटफिट्स को पैदा करके उनको एक सेफ हेवन देने की, तो उसके बचाव में हमारे यहाँ तब भी एक तत्व थे। वो भी एक तत्व थे कि जब पाकिस्तान जा कहते हैं कि पहले हम लोग मोदी को हटाएं। मोदी को बनाया जनता ने है, न पाकिस्तान ने बनाया है, न तुमने बनाया है। मोदी अपनी प्रतिभा से और जनता के द्वारा निर्वाचित, भली भांति निर्वाचित प्रधानमंत्री भारत के हैं। पाकिस्तान और आईएसआई की कृपा में नहीं बने प्रधानमंत्री, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। तो पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान से कहना पहले हम लोग मोदी को हटाएं, तो आप समझ सकती हैं कि उनका झुकाव इस पार्टी के नेताओं का किस तरफ है। उनका झुकाव पाकिस्तान प्रेम और जो जिहाद की जो चीज है उसको हल्का करना और उसके पाप को धोना। तो उसके पाप को धोने में इन्होंने जो चरण चापन का प्रयास किया, तो चरण चापन तो कर लिया लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। इसको कहते हैं गुनाह बे लज्जत। गुनाह भी किया, एक्सपोज भी हुए। आज देश में आपकी थू हो रही है और उसकी कुंठा आप देख रही हैं। धोबी का न पाए तो गधे का कान उमेट रहे हैं। अब आप जो है कहते हैं कि हम इसी के ऊपर एटम बम गिराएंगे। अरे आप इतने बड़े नेता हैं, अपने शब्दों का चयन तो सोच समझ के कीजिए, बातचीत व्यवहार में कुछ तो गंभीरता ले आइए। लेकिन आप एटम बम गिरा रहे हैं। एटम बम न हो गया वो पटकौआ बम हो गया, या सुतली बम हो गया, या दिवाली का वो जो होता है पटकौआ वो हो गया। ऐसे हल्के में ना एटम बम का इस्तेमाल किया जाता है। और संवैधानिक पदों पर, संवैधानिक संस्थाओं पे, जैसे यूपीएससी इलेक्शन कमीशन है, कि हम रिटायरमेंट के बाद भी कहीं रहोगे, हम खोज के ले आएंगे। ये धमकी ध्वस्त पार्टी किसको दे रहे हो महाराज? आप पहले अपनी खैरियत बना लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके की हल्की बातें, जब आप पावर में नहीं है तब तो आप ये समझ रहे हैं कि जैसे आप जीवन पर्यंत आप सत्तारूढ़ हैं, और आपकी बातें तो कोई सुन ले तो यही कहेगा कि भाई आप तो अगर कहीं सत्ता में जिस दिन आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे। उसके बाद डेविड कोलमैन हेडली भी यही कहता है कि इशरत जहां बिल्कुल एक एलईटी की एजेंट थी। जब इशरत जहां का एनकाउंटर, इशरत जहां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे जब प्रक्रिया आपने शुरू की तो इशरत जहां को भी एक पक्ष ने तब कहा था ये तो बिहार की बेटी है, लेकिन एक बिरादरी का होना चाहिए। फिर देखिए हम कैसे उसके सैंडल को एक भगोने पानी में डाल करके उस सैंडल को धो के हम कैसे उसका चरणामृत बनाते हैं। आप बेकरारी तो देखें, बस आपको उसका सैंडल चाहिए उस बिरादरी के किसी आदमी का, चाहे वो डकैत हो, चाहे देशद्रोही हो, चाहे कुछ हो। उसको भगोने में डाल करके उसका चरणामृत बना करके सब
उसको आचमन करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। बिहार की बेटी हो गई वो। ये जब हुआ आपका जो मालेगांव ब्लास्ट, ये आपने अवसर देखा और ये अवसरवादी कुछ अधिकारी थे एटीएस के। खुलासा तो ये हुआ, महबूब साहब जो हैं ये हुए, साध्वी प्रज्ञा हुई, कर्नल पुरोहित हुए, इन तमाम लोगों ने कहा कि मेरे साथ अमानवीय कृत्य हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस लाहोटी की 1056 पृष्ठों के जजमेंट में यह बात तो कहीं आई ही नहीं कि टॉर्चर हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि एटीएस ने, महाराष्ट्र ने कच्ची गोली खेली है? इन दुष्टात्माओं ने कच्ची गोली खेली है? ये सीखे पढ़े, ये उस स्कूल के पढ़े हुए, उस स्कूल के ग्रेजुएट्स हैं कि हड्डी पसली का सूरमा निकल जाएगा और मालूम नहीं पड़ेगा किसी ने आपके ऊपर चोट की है, मेडिकल बताएगा नहीं। मैंने बताने का अभिप्राय केवल ये था कि जस्टिस लाहोटी के बारे में अभी मैं एक डिबेट पे था, साहब उसमें कहीं कहा नहीं टॉर्चर। तो आप क्या समझते हैं कोई दिखा देंगे ये कि हम टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना करके हम सोशल मीडिया पे डालेंगे कि अब हम इनके बेंत बरसा रहे हैं, अब हम इनके मुंह में सांप डाल रहे हैं, अब हम इनके मुंह में कॉकरोच और छिपकलियां डाल रहे हैं? ये तो नहीं करेंगे ना। तो जो करेंगे तो बायां हाथ नहीं जाएगा, दाहिना का क्या करेगा? और कोई भी मेडिकल करा लीजिए, कहीं कोई सबूत नहीं मिलेगा। सर यहाँ पर एक सबसे अहम एंगल तो ये भी है कि जिस तरह से कर्नल पुरोहित को फंसाया गया, आर्मी ने क्लीन चिट दे दिया कि हमारे यहाँ से आरडीएक्स लेकर वो नहीं गए। इसके बावजूद वो सर्विंग ऑफिसर थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ एटीएस जांच पड़ताल करती रही, उनको गिरफ्तार करके रखा। आप सोचिए, ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारी आर्मी में भी ऐसी कट्टरपंथी सोच वाले लोग घुसे हुए हैं जो हिंदू आतंकवाद से जुड़े हुए हैं या अभिनव भारत से जुड़े हुए हैं। कितनी खतरनाक साजिश थी ये बहुत ही खतरनाक साजिश थी। लेकिन इनके बारे में क्या, जो पाकिस्तान जाकर के, पाकिस्तान जो हॉस्टाइल देश है, उनसे कह सकते हैं कि पहले हम मोदी को हटाएं। और जिस तरीके से हमारी फौज एक वो संस्था है जिसकी प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक राष्ट्रवादी को गर्व और गौरव की अनुभूति होती है, आपने उसकी इंक्वायरी पर विश्वास नहीं किया। और आरडीएक्स कोई ऐसा वैसा कोई मटेरियल नहीं होता है। आरडीएक्स, और वो भी किलो के हिसाब से, वहां से कश्मीर से ला करके महाराष्ट्र ला करके आपने विस्फोट करा दिया। आप क्या समझते हैं कैसे उन्होंने निकाला होगा? आर्मी में तो हर चीज सिक्योर होती है, हर चीज पूरी तरीके से नियंत्रण में रहती है। उस रिकवर्ड आरडीएक्स को लेकर के आना और यहाँ प्लांट कर देना, वो भी एक तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए। ये बिल्कुल इनकी एक तरीके से, जब आप पाप करने पे उतारू होते हैं, फिर आप ये भी नहीं सोचते हैं कि हम कितना जघन्य पाप कर रहे हैं और पाप के साथ हम मूर्खता भी कर रहे हैं। इन्होंने पाप तो किया सो किया, लेकिन पाप में इतना मदान्ध हो गए, इतना मूर्ख हो गए, इतना अर्धमूर्छित हो गए कि इनको यह भी समझ में नहीं है कि हम आरोप क्या लगा रहे हैं। आर्मी ने ऑलरेडी क्लीन चिट दी है, बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि इसको स्मगल करके ले आए। हम तो कहते हैं आप बड़े काबिल हैं, आप 1 किलो आरडीएक्स चर्च गेट से उठाएं और जाके कोलावा तक पहुंचा दें। नहीं पहुंचा पाएंगे आप, उसका एक तौर तरीका होता है और आपको वो तौर तरीका मालूम नहीं, क्योंकि आप जो है प्राइवेट प्रैक्टिस में इतने बिजी हैं कि पुलिस के काम को या कानून को, स्ट्रेटेजी को, टैक्टिक्स को आपको दरअसल एबीसीडी भी नहीं मालूम है। इस तरीके के जो पुलिस अधिकारी अंजू जी होते हैं, उनको बस यही एक रहता है कि जब हम करोड़ों कमाएं, उन करोड़ों को किस जरिए हम ऐसे स्थान पे भेज दें कि हम पकड़े ना जाएं। हम बिल्कुल ही एक शक्ल, एक भिकमंगे की तरह बनाए रखें और टूटा हुआ पलस्तर, फटी हुई जूते और फटी हुई कमीज पहन करके घूमे। लोग समझेंगे अरे कितना दीनहीन ये अधिकारी है। वास्तविकता क्या है कि करोड़ों अरबों रुपए आपकी सारी बुद्धि जाती है कहां से कितनी धन उगाही करें, और उगाही करने के बाद उसको हम कैसे ठिकाने लगाएं। ऐसे लोगों की ये सोच नहीं है। इसीलिए जब बिना सोचे आरोप लगाते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि जो बिल्कुल मालूम पड़ता है कि ऐसे ही किसी अर्धविक्षिप्त व्यक्ति ने लगाया है, बिना सोचे समझे, या अफीम खा के लगाया है। ये संभव ही नहीं है। सर? ऐसा तो नहीं है कि मालेगांव में जो धमाका वो किसी ने नहीं किया, तो जिन लोगों को बचाया गया, आपको लगता है कभी उन तक पहुंच पाएंगे, या पूरा जांच पड़ताल इस तरह से सबूत ऐसे बॉचअप कर दी गई है कि मामला बस अधर में लटका रहेगा? देखिए, शुरुआती दौर में हर चीज सामने आ जाती है। अगर हम करना चाहते तो इलेक्ट्रॉनिक और तमाम एविडेंस तब थे। आज शायद वो एविडेंस 18-19 साल बाद अब शायद उपलब्ध ना हो। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही नगण्य है कि अब आप असली अपराधियों तक पहुंच सके। जस्टिस लाहौटी का जजमेंट 1056 पेजेस का है, पढ़ने लायक है, बड़ा विद्वतापूर्ण जजमेंट है। और उन्होंने यही कहा कि कोई ऐसे तत्कालीन शुरुआती दौर में ही जब संग बुनियाद यानी जब आधारशिला में ही खोट आ जाती है तो इमारत तो टेढ़ी मेढ़ी बननी ही बननी है। और इमारत टेढ़ी मेढ़ी बनी, और जब उन्होंने अपना
लक्ष्य ही बदल दिया कि हमें दरअसल वास्तविक अपराधियों तक नहीं पहुंचना है, हमें भगवा आतंकवाद प्रमाणित करना है। तो जब आप अपराधियों को छोड़ के भगवा आतंकवाद पर आ गए, आपकी सारी शक्ति सामर्थ्य वहां जाने लगी, अपनी स्वार्थ सिद्ध पे आ गई, तो अंजू जी फिर वहां पर कौन सा मुलजिम, कैसा मुलजिम? फिर तो ये था गलत मुलजिम से इकबालिया बयान, यानी स्वीकारोक्ति वक्तव्य ले लो, उसके बाद उनके शपथ पत्र ले लो, अपनी वाहवाही ले लो, अपना नागरिक अभिनंदन करा लो, और जब तक सेवा में हो, सेवा के बाद नाना प्रकार के महत्वपूर्ण तथा कथित महत्वपूर्ण पदों पर तुम शोभा बढ़ाओ। ये दुर्भाग्य से हुआ नहीं। अब अगर चाहे रीओपन करते हैं केस, तो अंजू जी होते भी हैं केसेस रीओपन, कभी कभी कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन 18 वर्ष बहुत होता है। गवाह सामने नहीं आएंगे, परिस्थिति जन साक्ष्य नहीं मिलेगा, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो भी एविडेंस था, जितना फोरेंसिक गया था, वो आज भी मौजूद है, लेकिन जो बहुमूल्य, बेशकीमती और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, कदाचित अब वो उपलब्ध नहीं होगा, और हमको बहुत आशा नहीं है कि अब हम असली अपराधी तक पहुंच पाएंगे। सर, जो ये महबूब है, पूर्व एटीएस अधिकारी जिन्होंने इतनी पोल पट्टी खोली है, आपको लगता है इनकी गवाही पर या इनके जो जो खुलासे इन्होंने किए उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार कम से कम उन एटीएस के अधिकारियों की नकेल तो कस सकती है, और जिन राजनेताओं के नाम ये ले रहे हैं उनकी भी नकेल कसी जा सकती है? अच्छा कि आपने महबूब साहब की बात को कहा। मैं चाहूंगा महबूब साहब से एक बुला करके एसपी के दफ्तर में उनसे एक तहरीर ले लें, एक एप्लीकेशन ले लें, पूरी तफसील से महबूब साहब देंगे, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और जिन जिनको नामित करें एक एफआईआर लिख ली जाए, एफआईआर एक एसआईटी जांच करे, एसआईटी से ये कह दें कि 45 वर्किंग डेज में आपको अपनी विवेचना पूर्ण कर लेनी है, और जो भी कार्रवाई होती है, महबूब साहब के जो भी ड्यूज हैं, जो भी उनके जो ड्यूज काटे गए हैं, वो उनको उपलब्ध कराएं, और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई जिस रूप में भी हो सके, चाहे आर्थिक रूप से या अन्य रूप से, वो सरकार की जिम्मेदारी है, पूरा करे। लेकिन उनके दिलगाए हुए आरोपों पर अपराध पंजीकृत होकर के दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई 45 दिन, क्योंकि देश चाहता है, समाज चाहता है, भारत चाहता है। जिस प्रकार का विश्वासघात महाराष्ट्र की एटीएस ने किया इस मामले में, तो दंड के बिना राज्याधिकार नहीं चलता है, और दंडात्मक कार्रवाई त्वरित और तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि अगर दंड की कार्रवाई नहीं होती है, यह प्रमाद और विलंब से होती है, तो अंजू जी फिर शासन प्रशासन चलता नहीं है, फिर वही ढोल की पोल की तरह बातें सुन लीजिए 9 लाख की, नतीजा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर कि ये जो पूर्व एटीएस अधिकारी हैं महबूब, इनको बुलाकर इनसे पूछताछ करनी चाहिए और उसके आधार पर एक शिकायत दर्ज होनी चाहिए, ताकि चलिए मुख्य आरोपी जो थे, दोषी थे, वो छूट गए, लेकिन कम से कम जिन्होंने उन्हें बचाने का कुकृत्य किया वो तो सलाखों के पीछे जाए, और उनके साथ जितने भी राजनेता जुड़े रहे सर, वो भी सलाखों के पीछे जाने चाहिए, क्योंकि ये मामला एक ऐसी नजीर है जिसमें साफ दिख रहा है सर कि पुलिस प्रशासन ने राजनेताओं के कहने पर इस पूरे केस में आरोपियों को जाने दिया और निर्दोष लोगों को फंसा दिया। इतना उन्होंने सहा है 18 साल तक, तो कम से कम अब वक्त आ गया है कि उनको न्याय मिले और ये जो अधिकारी हैं, दोषी अधिकारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में समझाया और मेरे लिए समय आपने निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। बड़ी कृपा अंजू जी की इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।